हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2001 में आई कल्ट क्लासिक रोड स्लैशर थ्रिलर मूवी जॉय राइड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन डाल। ये 3 मूवीज की एक अंडररेटेड फ्रेंचाइज है जिसे हम कवर करेंगे इस सीरीज में। और इसमें आप एक अंडररेटेड हॉरर आइकन को भी देखोगे जिसका नाम है रस्टी नेल। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे पॉल वॉकर। और मूवी काफी सिंपल दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे काफी कुछ हुआ था, तभी इसे बनने में 4 साल लग गए। ये बहुत मुश्किल से ही कोई जानता होगा, और ऐसी ढेरों अनसुनी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लुइस को, जो अपनी बचपन की दोस्त और क्रश वेना से बात कर रहा था फोन पर, वो भी सुबह के 3 बजे। ये समर वेकेशन में अपने घर जा रहा है फ्लाइट से, लेकिन वेना ने बताया कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो चाहती है कि रास्ते में ये उसे भी पिक कर ले। पर दिक्कत यही है कि ये रास्ते से नहीं जा रहा, ये जा रहा है प्लेन से। अब कोई और होता तो साफ बोल देता कि मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, तुम्हें पिक नहीं कर सकता। लेकिन प्रेम में पड़ा पुरुष क्या करेगा वो आप जानते हो। उसने हामी भर दी और अब फ्लाइट कैंसिल करके ये रास्ते से ही जाएगा, जबकि कार इसके पास है नहीं। पर उसका भी जुगाड़ ये कर लेगा, क्योंकि इतना शानदार मौका ये गंवाना नहीं चाहता। सुबह होते ही उसने सबसे पहला काम यही किया कि एक सेकंड हैंड कार बाय कर ली, और सेम यही कार रखी थी इसके रूम में। पूरा एक्साइटेड होकर वो निकल पड़ा और रास्ते में वो रुका एक गैस स्टेशन पर। वहाँ से वो अपनी मॉम को फोन करके बता रहा था कि मैं फ्लाइट के बजाय आ रहा हूँ कार से। उसे लगा कि उसकी मॉम चौंक जाएगी, लेकिन मॉम ने उल्टा उसे ही चौंका दिया, ये बताकर कि इसका बड़ा भाई फुलर फिर से अरेस्ट हो चुका, इस बार सॉल्ट लेक सिटी में। अब क्योंकि ये बाय रोड आ रहा है तो इसका क्या फर्ज बनता है अपने भाई को भी साथ में लाना। उसका मन नहीं मान रहा था, लेकिन किसी तरह अपने मन को मारकर वो अपने रूट से उल्टा मुड़ गया बीच हाईवे में, जिसके लिए पुलिस ने उसका फाइन किया और साथ में फाइन किया कार की एक खराब टेल लाइट का। और अपने रास्ते से हटकर 200 मील सफर करने के बाद उसने फुलर की जमानत कराई, और वो जिस तरह 5 साल बाद दोनों भाई फिर से मिल पाए। ऐसे मिलना तो ये नहीं चाहते थे। लुइस के घर जाने का प्लान जानकर फुलर भी उसके साथ हो गया, जिससे लुइस निराश था, क्योंकि अब इसे वेना के साथ प्राइवेट स्पेस नहीं मिलेगा। बेसिकली इसके सपनों पर पानी फिर गया। फ्लाइट कैंसिल करना, पुरानी कार खरीदना, सब बेकार। ऊपर से फुलर उसे रियलिटी चेक दे रहा था कि कैसे वेना ने इसे सालों से फ्रेंड जोन किया हुआ था, लेकिन उसकी एक डिमांड पर ये पागलों की तरह उसके पास जा रहा है, और आखिर में होगा वही जो अब तक हो रहा था। ये सुनकर लुइस ने गुस्से में गाड़ी रोड से उतार कर रोक दी और सीधा उसे वार्न कर दिया कि इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। आगे फुलर ने एक गैस स्टेशन पर रुककर कार में सीबी रेडियो लगवा लिया, जिसका यूज करते हैं ट्रक ड्राइवर्स एक दूसरे से रास्ते का हालचाल पता करने के लिए। इसी बीच लुइस ने वेना को सब कुछ बता दिया, और वो भी कल तक रुकने को तैयार हो गई, इसलिए वो खुश होकर निकल पड़ा। उस रेडियो से फुलर का तो अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था। उस पे सब कोड नेम से बातें करते हैं, तो फुलर ने अपना कोड नेम रखा ब्लैक शीप और लुइस का रखा मामास बॉय, और दोनों ही नाम एक्यूरेट हैं। उस रेडियो के जरिए पुलिस का पता करके वो फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे, तो भी उनका कांटेक्ट हुआ एक ट्रकर से, जिसका कोड नेम था रस्टी नेल, यानी कि जंग लगी कील। वो कह रहा था कि कुछ लोगों को बारिश पसंद है, क्योंकि वो सबको अंदर रखती है, और आज रात भी बारिश होगी। उसकी क्रीपी बातें सुनकर फुलर के दिमाग में आया एक खुराफाती आइडिया, लुइस से लड़की की आवाज निकलवा कर उसे प्रैंक करने का। इसके लिए लुइस तैयार नहीं था, लेकिन फुलर की जिद करने पर वो लड़की बनकर बातें करने लगा, और अपना कोड नेम उसने रखा कैंडी केन। वो रस्टी नेल को सेड्यूस कर रहा था, और रस्टी भी पूरी तरह उसकी बातों में खो चुका था। तभी अचानक कनेक्शन टूट गया, जिससे फुलर काफी निराश हुआ, क्योंकि इन्हें और मजे लेने थे और फिर रिवील करना था कि यह लड़का है, लेकिन ये प्रैंक रह गया अधूरा। खैर, रात रुकने के लिए वो पहुंचे एक मोटेल पर। फुलर अंदर गया तो एक चिड़चिड़ा रेसिस्ट आदमी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ रहा था, जिसे समझाने का ट्राई करने पर वो फुलर को ही झाड़ कर चला गया। तभी बाहर अचानक रेडियो में हलचल हुई, और वो था रस्टी नेल। वो कैंडी केन को पुकार रहा था, यानी कि अब तक वो इसे ढूंढ रहा है, और इससे तो लुइस भी चौंक गया। लेकिन फुलर के दिमाग में आ चुका था एक और खुराफाती आइडिया। लुइस के जरिए उसने रस्टी को बुला लिया उसी मोटेल के रूम नंबर 17 में, जिसमें रुका है वो रेसिस्ट आदमी। उसे मजा चखाने के लिए ये रस्टी का पागल बना रहा है। वो कहता है कि आधी रात में आना एक पिंक शैंपेन लेकर। इसे लग रहा है कि फुल कॉमेडी हो जाएगी अगर वो आया तो। दोनों रूम में चिल कर रहे थे, तभी 12 बजते ही एक ट्रक वहां पर रुका। रस्टी सच में आ गया, और अपना प्रैंक कामयाब होता देखकर फुलर काफी खुश था।
रूम साथ ही में था, इसलिए वो दीवार पर कान लगाकर सबको सुन रहे थे कि वो रेसिस्ट आदमी रस्टी पर चिल्ला रहा था, लेकिन अचानक आवाजें आने लगी गला घोटने की। लुइस को लगा कि वो आदमी रस्टी का गला दबा रहा है। फुलर इस चीज को इग्नोर कर रहा था, लेकिन लुइस ने जल्दी से रिसेप्शन पर कॉल करके बता दिया कि शायद उस रूम में कुछ हुआ है। तब रिसेप्शन से सीधा फोन गया उस रूम में और फिर दोबारा आया इनके पास। उसने बताया कि उस रूम वाले आदमी ने बोला है कि सब ठीक है। ये पता चलते ही दोनों कंफ्यूजन में सो गए और तभी रस्टी का ट्रक निकल गया। लेकिन अगली सुबह उनसे मुलाकात की पुलिस ने। दोनों को लग रहा था कि शायद रस्टी को कुछ हो गया, इसलिए वो अपना कनेक्शन छुपा रहे थे, लेकिन रस्टी का तो कोई जिक्र था ही नहीं। ऑफिसर पूछ रहा था उस रेसिस्ट आदमी के बारे में, क्योंकि वो काफी बुरी हालत में इन्हें पड़ा मिला हाईवे पर। ये सुनकर दोनों चौंक गए, क्योंकि इनके हिसाब से तो वो लंबा चौड़ा गुस्सा आदमी ही खतरनाक था, न कि एक बेवकूफ ट्रकर जो इनकी बातों में फंसता गया। इस ट्विस्ट से दोनों हड़बड़ा गए, इसलिए पुलिस उन्हें लेकर पहुंच गई उस आदमी की हालत दिखाने जिसका निचला जबड़ा उखाड़ रखा था और फिलहाल वो पड़ा है कोमा में। इनका प्रैंक इतना घातक साबित हुआ, इसलिए लुइस ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इससे शेरिफ काफी गुस्सा हुआ, क्योंकि उसके पास पहले से केस इसकी भरमार है और इस केस में वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं उस ट्रकर के बारे में। ये भी कुछ खास नहीं जानते, इसलिए शेरिफ ने इन्हें जाने दिया और वार्न किया कि इस टाउन से निकल जाओ। लुइस को काफी गिल्ट था, लेकिन फुलर अब भी अपनी गलती नहीं मान रहा। यार वो दोनों वहां से निकलकर काफी दूर चले आए, तभी अचानक लुइस ने रेडियो छेड़ा तो उसने पाया कि रस्टी अब भी कैंडी केन को ढूंढ रहा था और ये सुनकर उसकी दुनिया हिल गई। ये प्रैंक बन चुका है इनका नाइटमेयर। उसे अलग फ्रीक्वेंसी पर लेकर फुलर अब भी बातें घुमा रहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती वगैरह वगैरह, लेकिन लुइस ने डायरेक्ट ही सच बोल दिया कि ये सब एक प्रैंक था, कैंडी केन कोई है ही नहीं। ये सुनकर रस्टी कहता है कि माफी मांगो, और उन्हें मांगनी भी चाहिए, लेकिन फुलर ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि मामला और ज्यादा बिगाड़ दिया उसे गालियां देकर जलील करके। फुलर खुद को हीरो समझ रहा था, तभी रस्टी ने सारी हीरोगिरी निकाल दी सिर्फ एक लाइन बोलकर कि तुम्हें अपनी टेल लाइट फिक्स करा लेनी चाहिए। ये सुनकर दोनों की धड़कन रुक गई, क्योंकि अब वो जान गए कि रस्टी उनका पीछा कर रहा है, यानी कि वो पहले से सब कुछ जानता है। रस्टी इनके पीछे था, ये हमें पहले दिखा दिया गया था। खैर वो फुल स्पीड में कार भगाने लगे, लेकिन किस्मत उनकी खराब थी, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म था। अब तो फुलर भी पैनिक कर रहा था, क्योंकि कार गैस स्टेशन तक नहीं जाएगी। तब दिमाग लगाते हुए फुलर ने अगले ही एग्जिट पर कार मुड़वा दी, जिससे ट्रक निकल गया आगे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक एकदम नहीं मुड़ सकता। इससे दोनों ही खुश हो गए, क्योंकि आगे ही उन्हें गैस स्टेशन भी मिल गया। फुलर को कार फुल करने के लिए छोड़कर लुइस अंदर चला गया शेरिफ को कॉल करने, और तभी एक आइस ट्रक वहां पहुंच गया, जिसमें से एक खतरनाक दिखने वाला आदमी निकला, हाथ में बेसबॉल बैट लेकर, और इतना काफी था फुलर की सांस फुलाने के लिए। उसके अंदर जाते ही फुलर ने किसी तरह लुइस को अलर्ट कर दिया, इसलिए बिना शेरिफ से बात किए वो चुपचाप कार्ड से पेमेंट करके जल्दी से कार लेकर निकल गए, और इसे चक्कर में वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा जाते, लेकिन बच गए। जल्दबाजी में वो डेड एंड की तरफ बढ़ रहे थे, और ऊपर से वो आदमी उनके पीछे लग चुका था, इसलिए आखिर में वो घिर गए। वो बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन वो आदमी बस उनका कार्ड लौटाने आया था, जिसे लुइस भूल आया था स्टोर में। और बात रही बेसबॉल बैट की, तो वो टूल था टायर का प्रेशर चेक करने के लिए। इस मूवी का जो थ्रिल है वो मजेदार है। खैर वो आदमी अपना ट्रक लेकर चल दिया, और इन दोनों को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी अचानक थोड़ी हलचल हुई, जिससे ये दोनों सहम गए, क्योंकि वो था इनका बुरा सपना रस्टी, जो कि उस ट्रक को बीच में से चीरते हुए इनकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए दोनों जल्दी से कार लेकर निकल पड़े। क्या ही बैडएस सीन है। यहाँ पर शुरू हुआ एक खतरनाक चेस सीन, जो कि आप कभी मिस करना नहीं चाहोगे। वो ऑलमोस्ट उन्हें कुचल देता, लेकिन एक शार्प टर्न लेकर उन्होंने फिर से उसे चकमा दे दिया, पर एक पेड़ के सामने आने पर उनकी कार भी फंस गई। वो पूरी कोशिश कर रहे थे उसे निकालने की, और तभी सामने आ गई उनकी मौत। रस्टी उन्हें धीरे धीरे क्रश कर रहा था, और ये पूरा सीक्वेंस जब से स्टार्ट हुआ था तब से अब तक थ्रिल रुका नहीं। रस्टी उनका कचूबर बना देता, इसलिए आखिरकार फुलर ने उससे माफी मांग ली। यहाँ पर रस्टी ने ऑन की अपने ट्रक की आइकॉनिक सर्च लाइट, और फिर उसने रेडियो के थ्रू प्रैंक का रीजन पूछा, तो उन्होंने बताया फन। बदले में रस्टी ने हंसकर बोला कि मैं भी सिर्फ फन ही कर रहा था। ये कहकर वो अपना ट्रक पीछे करके चुपचाप चला गया। इससे उन दोनों को शांति मिली, और हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन इससे हमारी बेचैनी और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आधी मूवी अभी बाकी है। अगली सुबह कार रिपेयर कराकर वो वैना को लेने निकल पड़े, और फुलर ने फसाद की जड़ रेडियो को बाहर फेंक दिया, जबकि फसाद की जड़ ये खुद है, और इन्होंने टेल लाइट भी फिक्स करवा ली। वहां पर पहुंचते ही वैना को देखकर फुलर की तबीयत खिल गई। तभी वैना की दोस्त शार्लेट वहां आकर उनसे मिलकर चली गई। इसके बाद वो तीनों भी निकल पड़े। थकान की वजह से दोनों भाई सो गए, तो वैना ने आगे तक कार ड्राइव की। लुइस के जागने पर वो उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिससे लुइस का काम भी बन रहा था कि तभी फुलर ने बीच में उन्हें टोक दिया।
शाम तक एक मोटेल में रुककर वो बार में ड्रिंक कर रहे थे। वैना गई और ड्रिंक्स लेने तो कुछ हिचोरे उसे छेड़ने लगे और लुइस के आते ही बात और बिगड़ रही थी, लेकिन तभी फुलर जल्दी से वैना को ले गया, इसलिए मामला शांत हो गया। उसे रूम पर छोड़ते हुए फुलर उसके करीब आना चाह रहा था और यहाँ पर वैना भी क्लियरली कंफ्यूज्ड है इन दोनों भाइयों को लेकर। खैर तभी लुइस के आने पर फुलर को जाना पड़ा। वो दोनों नीचे अपने रूम में गए, लेकिन लुइस के सोते ही वो ड्रिंक्स लेकर फिर से ऊपर पहुंच गया अलग ही इरादे से। उन्होंने ड्रिंक शुरू की, तभी लुइस के रूम का फोन बजने लगा, जिसे उठाते ही उसकी सोती हुई बॉडी एकदम जाग गई क्योंकि फोन पर था रस्टी। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं है, फिर तुम्हारा बड़ा भाई दूसरे रूम में क्या कर रहा है। तो यानी अब तक वो इनका पीछा कर रहा है और अब तो उसे कंफर्म हो गया कि कैंडी केन सच में है, क्योंकि वो वैना को एक कैंडी केन समझ रहा है। इतना सुनते ही लुइस जल्द से उन दोनों को अलर्ट करने पहुंचा और सवाल तो उसके मन में भी कई थे, लेकिन फिलहाल वो उन्हें लेकर निकल गया। वो सोच रहे थे कि सीधा पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन रस्टी ने पहले से साइन बोर्ड्स पर ट्रंक चेक करने की धमकी लिखी थी, इसलिए तीनों उतर गए। पर लुइस डर रहा था क्योंकि क्या पता उसमें कोई डेड बॉडी हो। लेकिन वैना ने सच जानने के लिए डिक्की खोली तो उसमें पड़ा था वही रेडियो जो फुलर ने फेंका था। रस्टी ने एक पल के लिए भी इनका पीछा नहीं छोड़ा और ये समझ रहे थे खुद को सेफ। अब ऑब्वियसली रस्टी चाहता है कि रेडियो के थ्रू ये उससे बात करे, इसलिए रेडियो सेट करके उन्होंने वैना को भी सब कुछ बता दिया, जिससे वो भी घबरा गई। तभी रेडियो पे रस्टी बोला और वो उन्हें बता रहा था कि जब किसी लाश की पहचान नहीं होती तो उसकी सभी उंगलियों के साथ उसका जबड़ा काट कर रख दिया जाता है एक जार में। उसके पीछे एक लड़की रो रही थी जिसकी आवाज वैना ने पहचान ली, क्योंकि वो थी उसकी फ्रेंड शार्लेट। यानी कि रस्टी ने उसे उठा लिया। उसे बचाने के लिए इन्हें उसकी बात माननी होगी और अब ये पुलिस को भी नहीं बता सकते। उसके कहने पर अगली सुबह उन दोनों को बिना कपड़ों के एक रेस्टोरेंट में जाकर सिर्फ 2 लोगों के लिए 12 बर्गर्स ऑर्डर करने पड़े, जिससे मैनेजर उन पर भड़क गया और सभी लोग हंस रहे थे। ये इन्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि ये समझे कि जब खुद का मजाक बनता है तो कैसा लगता है। वैना के सॉरी कहने पर रस्टी कहता है कि अब काफी देर हो चुकी, ये बदला ले रहा है अपने साथ हुए मजाक का। उसने वैना को आगे का स्टेप समझा दिया, जिसके तहत शाम तक वो एक सुनसान कॉर्नफील्ड तक पहुंच गए। रस्टी ने बोला कि कार से उतरकर 100 कदम आगे आओ, इसलिए वो तीनों आगे पहुंच गए और तभी रस्टी फुल स्पीड में ट्रक लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा और रुकने के मूड में वो था नहीं, इसलिए तीनों चले गए खेत में, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। वो ट्रक को खेत में भगाने लगा अपनी सर्च लाइट ऑन करके। वो उन्हें कुचल भी देता, पर किस्मत से वो नाली में लेट गए, जिससे उनकी जान बच गई। बिना टाइम वेस्ट किए वो फिर से भागने लगे, जिस चक्कर में तीनों अलग हो गए। इसलिए रस्टी भी ट्रक से उतर गया और यहाँ पर हम पहली बार उसकी झलक देख पाए। तीनों एक दूसरे को ढूंढने में लगे थे कि तभी रस्टी वैना को दबोचकर अपने साथ ले गया, जिस वजह से दोनों भाई आपस में भिड़ गए। तभी उनकी कार चलने लगी। रेडियो के थ्रू रस्टी उन्हें एक मोटेल पर मिलने के लिए कहता है आधी रात को रूम नंबर 17 में एक पिंक शैंपेन लेकर, जो कि कार में ही रखी है, लेकिन कार होने वाली है ब्लास्ट। ये देखकर फुलर ने जल्दी से लुइस को खींच लिया और लुइस ने खींच ली बॉटल। तभी कार पूरी तरह ब्लास्ट हो गई। अब इन्हें कार का भी जुगाड़ करना होगा, क्योंकि टाइम से पहुंचना है। चलते हुए दोनों पहुंचे एक जगह पर जहां कई सारी कार्स खड़ी थी। फुलर एक ट्रक को स्टार्ट करने के जुगाड़ में लग गया, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ। तभी एक आदमी को अपनी तरफ आता देखकर दोनों घबरा गए, लेकिन वो ट्रक उसका नहीं था, इसलिए आखिर में वो उसे स्टार्ट करके फुल स्पीड में टाउन पहुंच गए। लेकिन मोटेल का नाम तो रस्टी ने बताया नहीं, इसलिए वो हर एक मोटेल का रूम नंबर 17 चेक करने लगे और इधर रस्टी भी काम पर लगा था। उसने वैना का मुंह टेप करके उसे अच्छी तरह बांधकर उसके सामने लगी शॉटगन के ट्रिगर को दरवाजे से जोड़ दिया, ताकि दरवाजा खोलते ही वैना का भेजा उड़ जाए। इसी तरह 12 बज गए, इसलिए रस्टी ने पुलिस को फोन करके डेड बॉडीज रिपोर्ट कर दी, जो कि कुछ ही देर में बिछेंगी। ठीक तभी वो दोनों वहां पहुंच गए और उनके दरवाजा खटखटाते ही वैना की सांसें अटक गई। दरवाजा अनलॉक था, इसलिए दोनों ने खोल दिया, लेकिन वो कमरा खाली था, जिससे लुइस भड़क गया। तभी रस्टी उस रूम के फोन पर कॉल करके उन्हें चिढ़ाने लगा और इसी में छुपा था सुराग, जिससे लुइस को अंदाजा लग गया कि वो मौजूद है बगल वाले रूम में। फुलर को चेक करने के लिए भेजकर वो रस्टी को उलझाने लगा और इसी बीच वैना चेयर में से कील निकाल कर खुद को फ्री कर रही थी, लेकिन कील गिर गई, क्योंकि ये नेल रस्टी नहीं है। फुलर जा रहा था पीछे से, लेकिन उससे आवाज हो गई, इसलिए रस्टी ने विंडो तोड़कर उसे दबोच लिया। उसकी चीख सुनकर लुइस दौड़ते हुए वहां पहुंचा और वो दरवाजा खोलने वाला था, पर किसी तरह खुद को छुड़ाकर फुलर ने टाइम रहते उसे कह दिया कि दरवाजा मत खोलना, इसलिए वो भी रुक गया और वैना को थोड़ी सांस आई। इस चक्कर में एक रस्टी नेल फुलर की थाई के आर पार हो चुकी थी, जिसे रस्टी नेल और अंदर कर रहा था। लुइस पूरी सावधानी से उस तक पहुंच गया तो वो टंगा हुआ था फेंस पर और रस्टी ट्रक लेकर निकल गया। लुइस उसे उतारने का ट्राई करता है, लेकिन ये काफी मुश्किल था, क्योंकि उसके पैर को फंसाया हुआ था एक पाइप से। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और आते ही उन्हें मिली मैनेजर की लाश। वो हर एक रूम को चेक करने लगे और यहाँ वैना की दूसरी कील भी गिर गई। अब तो रोने के अलावा ये क्या ही करेगी। सिर्फ वैना ही नहीं मरने वाली, क्योंकि रस्टी ट्रक लेकर वापस आ रहा है और वो उड़ाएगा फुलर को। फिर उसे उड़ाते ही वो घुस जाएगा रूम में, जहाँ पर वैना भी कुचली जाएगी। अगर वो शॉटगन से ना मरी तो रस्टी है कि जिक्सॉ।
खैर कैसे ना कैसे लुइस ने फुलर को उतार लिया, लेकिन इतने में पुलिस वैना के रूम तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर अंदर घुसा और टाइम रहते वैना को लेकर साइड में गिर गया, जिससे दोनों ही बच गए। पर फुलर अब भी सेफ नहीं था। लुइस को मुजरिम समझकर पुलिस ने उसी पर गन तान दी। तभी रस्टी ट्रक लेकर फुल स्पीड में फुलर की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चीख सुनते ही लुइस बिना कुछ सोचे उसके पास पहुंच गया, साथ ही उसके पीछे पुलिस भी। उन दोनों के कहने पर वो ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और इसी बीच लुइस ने किसी तरह फुलर का पैर फ्री करके सही टाइम पर उसे साइड कर लिया, जिससे दोनों भाई बच गए। दीवार तोड़ते हुए ट्रक जा घुसा सीधा रूम में। ट्रक को चेक किया तो ड्राइवर मर चुका था, लेकिन शार्लेट सही सलामत ट्रक में मौजूद थी। यहाँ फाइनली उन सबको शांति मिली, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें बताया कि ड्राइवर का नाम था जोन्स और वो ड्राइवर था एक आइस कंपनी में। ये सुनकर दोनों भाई कंफ्यूज हो गए। तभी एम्बुलेंस के रेडियो में कोई बोला और वो था रस्टी नेल। वो अब भी जिंदा है क्योंकि ट्रक में उसने बैठा रखा था उसी आइस ट्रक वाले ड्राइवर की बॉडी को। तीनों जान गए कि इनका नाइटमेयर अभी तक एंड नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। ये एक ऐसी मूवी है जो आई थी 2001 में, लेकिन वक्त के साथ फीकी नहीं हुई। आज भी उतनी ही थ्रिलिंग है और 20 साल बाद भी रहेगी। सही मायनों में इसे कहते हैं थ्रिलर। इस मूवी में ऐसे भी मोमेंट आते हैं जब दिल फटने को हो जाता है, इतना ज्यादा इसमें थ्रिल है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक एक चीज है जो आपको इससे चिपका देती है, वो है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। रस्टी भी थोड़ा बहुत जिक्सो है, लेकिन उसका मेन फंडा अलग है। वो आपको एक उम्मीद देता है जो वो कभी पूरी नहीं करेगा। जैसे कि ये सिर्फ मजाक था बोलकर वो वापस चला गया। उसने बोला वहां मिलो तो शार्लेट को छोड़ दूंगा, लेकिन उल्टा उठा कर ले गया वैना को। फिर बोला कि वहां मिलो तो वैना को छोड़ दूंगा, लेकिन वहां वैना के साथ उन दोनों को भी मारने वाला था। फुलर को फेंस पर लटका कर वो ट्रक लेकर चला गया, लेकिन फिर वापस आ गया उसे ट्रक से उड़ाने। तो ये एक ऐसी चीज है जो रियल लाइफ में भी होती है और हर किसी को अफेक्ट करती है। अगर आप पहले इसका एहसास नहीं कर पाते तो ये बाद में असर करती है, लेकिन अगर आप पहले एहसास कर लेते हो तो ये आपको और ज्यादा बेचैन कर देती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ट्रक लेकर वापस क्यों गया। ये वो चीज है जो थ्रिल से भी ज्यादा इफेक्टिव है इस मूवी में, और इसी वजह से रस्टी नेल भी एक खतरनाक हॉरर आइकन है। लेकिन साफ सी बात यह है कि उसे कोई भी नहीं जानता। ये वुल्फ क्रीक वाले मिक टेलर और जिक्सो का मिक्सचर है, जिसे आप अगले पार्ट्स में और अच्छे से जानोगे। जो रोड वाली मूवीज होती हैं उनकी एक अलग वाइब होती है, लेकिन इस मूवी की अपनी खुद की एक अलग वाइब है, जैसे रॉन्गटन की। एक बार आपने देख ली तो ये आपसे चिपक गई समझो, और ये काम हर एक मूवी नहीं कर पाती। आप सोचते हो कि अब तो सब ठीक हो गया, लेकिन मूवी की एकदम आखिरी लाइन तक भी नहीं होता। उधर पुलिस दरवाजे तोड़ रही थी, तभी इधर वैना को एक और किल मिल गई। पहली वाली गिर गई थी तो ये तो नहीं गिरने वाली, इससे तो ये फ्री हो जाएगी, लेकिन अचानक वो भी गिर जाती है और साथ में गिर जाती है आपकी हार्ट बीट, क्योंकि 2 बार गलती तो किसी फिल्म में नहीं दिखाते। अब ऐसे ही इसे बनाने में 4 साल नहीं लगे। एकदम परफेक्ट और इफेक्टिव सीन्स इसमें डाले गए, नहीं तो सीन्स तो कई सारे थे, वो बताता हूँ आगे। खैर रस्टी का ट्रक भी स्टार्टिंग से पीछे डाला गया था। बैकग्राउंड में वो कई जगह नजर आया, जैसे कि जब पुलिस ने हाईवे पर लुइस को रोका और उसका चालान किया। ऐसे कई जगहों पर उसे स्मार्टली डाला हुआ था। और मूवी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या क्या बोलूं। तो अब सीधा बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $23 मिलियन के बजट में इसने कमाए $36.6 मिलियन। इसे बनाने में जॉन डाल को 4 साल लग गए। 3 साल तक इसकी शूटिंग और रीशूट चले, जिसके तहत कई सारे सीन्स को शूट किया गया, जिनमें 4-5 अलग अलग एंडिंग्स थी। जो एंडिंग आपने फिल्म में देखी सिर्फ वही एक एंडिंग है जिसमें रस्टी नेल जिंदा बचा, नहीं तो बाकियों में वो मर जाता। ओरिजिनल एंडिंग में वो शॉटगन से सुसाइड कर लेता और फिर उसके ट्रक में से ढेर सारी बॉडीज मिलती, यानी कि वो साबित हो जाता एक साइको किलर, जो कि वो अब तक साबित नहीं हुआ। एक में वो अरेस्ट हो जाता और एक में दोनों भाई उसे पीटते, एक में उसका ट्रक उसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता और एक में ट्रक समेत वो ब्लास्ट हो जाता। इसी वजह से इस फिल्म के कई सारे वर्जन्स हैं जिनकी टेस्ट स्क्रीनिंग की गई थी और सभी वर्जन्स को अच्छा रिस्पांस मिला था। एक वर्जन में तो शार्लेट भी मर जाती। वो सीन शूट हुआ था लेकिन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लिली सोबेस्की ने 2 रोमांटिक सीन शूट किए थे, एक पॉल वॉकर के साथ और एक स्टीव जॉन के साथ, लेकिन दोनों सीन्स मूवी में से काट दिए गए। इस फिल्म के 42 मिनट्स के डिलीटेड सीन यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगर ये सब सुनकर आप क्यूरियस हो कि आप क्या नहीं देख पाए तो वो वीडियो चेक कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में एंडिंग ये थी कि रस्टी शॉटगन से फेक सुसाइड कर लेता, फिर शार्लेट की बॉडी मिलती जिसकी डेथ के लिए वैना दोषी ठहराती उन दोनों भाइयों को। फिर वो सब अपने घर चले जाते, जो कि एक ही टाउन में था जहां वो तीनों जा रहे थे। कुछ टाइम बाद रस्टी वैना के घर पहुंचकर उसे पकड़ लेता और लुइस उससे मिलने आता तो उसे भी जख्मी कर देता। इसी बीच पुलिस फुलर को बता देती कि रस्टी अब भी जिंदा है, तो वो जल्दी से कार लेकर जाता वैना के घर। लेकिन तब तक रस्टी उन दोनों को ट्रक में डालकर निकल जाता, इसलिए फुलर ट्रक के अंदर कार ठोक देता, जिससे वो खुद भी जख्मी हो जाता। वैना ट्रक से निकलकर भागती और रस्टी उसका पीछा करता, वो भी पैदल। फिर लुइस उसका ट्रक ड्राइव करके उसे ट्रक से उड़ा देता, जिससे रस्टी मर जाता। आखिरी सीन में हम देखते कि डॉक्टर रस्टी की सारी उंगलियां और जबड़ा काट लेता, क्योंकि वो है एक लावारिस लाश, जैसा कि रस्टी ने खुद ही बताया था। फिर उसे दफनाया जाता तो लुइस, फुलर और वैना उसे देखते। ये थी पूरी एंडिंग।
फिल्म में रस्टी नेल को एक साइको किलर बताया गया, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही लोगों को मारा, फाइनल मोटेल के मैनेजर को और आइस ट्रक वाले ड्राइवर को। रस्टी नेल की आवाज दी टेड लेवाइन ने, जो फेमस है द साइलेंस ऑफ द लैम्स के बफेलो बिल के रोल के लिए। उनके पहले 2 और एक्टर्स ने रस्टी की आवाज दी थी, लेकिन वो जमी नहीं। तब टेड को लाया गया एकदम आखिर में, और वैसे रस्टी को प्ले किया एक्टर मैथ्यू किम्ब्रो ने। इस रोल के लिए सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी कंसीडर किया गया था, और लुइस के रोल के लिए कंसीडर किया गया था टोबी मैगवायर को। एरिक स्टोल्स और एरिक रॉबर्ट्स ने भी रस्टी नेल के लिए ऑडिशन दिया था। एरिक रॉबर्ट्स और स्टीव ज़ान आगे जाकर नजर आए थे नेशनल सिक्योरिटी में। रस्टी नेल्स नाम का सच में एक क्लाउन था, जिससे इंस्पायर होकर क्रस्टी द क्लाउन बनाया गया था द सिम्पसन में। रस्टी नेल्स नाम का एक एक्टर भी है और साथ ही एक डायरेक्टर भी। पॉल वॉकर और टेड लेवाइन ने द फास्ट एंड द फ्यूरियस में भी काम किया था सेम साल 2001 में। नाइट चेस सीन्स के लिए ट्रक और कार्स की हेडलाइट्स को रिप्लेस किया गया था एयरक्राफ्ट लैंडिंग लाइट से, ताकि ब्राइटनेस ज्यादा हो। ऑस्ट्रेलिया और यूके में इसका नाम बदल कर रखा गया रोडकिल, क्योंकि वहां पर जॉय राइड एक अच्छा नाम नहीं है। ये तब यूज किया जाता है जब जवान लड़के कार्स चुरा कर रेस वगैरह करते हैं और आखिर में कार्स को जलाकर डंप कर देते हैं। लिली सोबिस्की को फेक टेप से बांधा गया था, क्योंकि असली टेप को बालों और फेस से हटाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। सीबी रेडियो की जो एलईडी लाइट थी उसने कई बार कलर चेंज किया, और ये कोई एरर नहीं था बल्कि जानबूझ के किया गया था, क्योंकि सीबी रेडियो में ऐसा ही होता है, सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से कलर चेंज होता है। जो मोटेल रूम वाला सीन था जिसमें वो दोनों दीवार पर कान लगाकर सुन रहे थे, वो शूट हुआ था एक सेट पर जो बना हुआ था एक पुराने एयरक्राफ्ट हैंगर में, वही हैंगर जिसमें हावर्ड ह्यूज ने स्प्रूस ग्रूस बनाया था। इसका फिल्मिंग टाइटल था स्क्वील्च। लुइस जब मैप देखता है तो उसमें हम देखते हैं रेड रॉक। जॉन डाल की पिछली मोटल थ्रिलर थी रेड रॉक वेस्ट। उन तीनों के जो ड्रिंकिंग सीन थे उनमें लिली सोबिस्की ने एक भी ड्रिंक नहीं पी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिर्फ 17 या 18 साल की थी, और यूएस में आप 21 साल से नीचे नहीं पी सकते, जबकि गन रख सकते हो। मोटेल टीवी में एक ऐड चल रही थी जो कि फाइट क्लब में भी यूज हुई थी। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो और सारी जानकारी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, उससे मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना है, 1000 कमेंट्स। इसके लिए आप बता सकते हो मूवी का सबसे थ्रिलिंग या इंप्रेसिव मोमेंट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर बता सकते हो रस्टी नेल के बारे में वो आपको कैसा लगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको कभी धोखा ना दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।